Yes, students, next method to solve the linear programming problem is simplex method. मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम ग्राफिकल मेथड से भी एलपीपी को सॉल्व कर सकते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ग्राफिकल मेथड जो है दैट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू द टू वेरिएबल्स ओनली। दो वेरिएबल तक तो हम बड़े कंफर्टेबली उसे कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर दो से ज़्यादा वेरिएबल्स की बात आती है तो वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक्स वाई जेड प्लेन की बजाय वो 3D में चला जाएगा, ठीक है, 4D में चला जाएगा। तो हमें सिंप्लेक्स मेथड है हमारे पास, अगर हमारे पास दो से ज़्यादा वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए। सिंप्लेक्स मेथड कैन बी अप्लाइड टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम formulated in terms of the linear objective function subject to a set of linear constraints. Okay, it has no restriction placed on the number of decision variables or constraints in a problem. As I have told you that in graphical method it is restricted to the two variables only. Okay, so simplex method means solving a linear programming problem by using the simplex method makes use of a simplex table. Okay, simplex table which can be constructed in many ways. The initial table is formulated by writing out systematically all the coefficients and constraints in the problem. ठीक है, तो सबसे पहले हमें कोफिशिएंट्स और कॉन्स्ट्रेंट्स पता होने चाहिए, जिसे हमने सिस्टेमेटिकली लिखना है, जिसको हम बोलते हैं इनिशियल टेबल। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है सिंप्लेक्स मेथड का, जो हम मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को। ठीक है, अब मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे पास कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो किस फॉर्म में होगी। मान लो मैं कहती हूँ कि मेरी प्रॉब्लम है मैक्सिमाइज करने की, मिनिमाइज भी हो सकती है, मैक्सिमाइज भी हो सकती है। जेड एक वेरिएबल ले लिया, c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस अप टू सो ऑन cn xn, राइट, सब्जेक्ट टू दी कॉन्स्ट्रेंट्स, दिस इज सब्जेक्ट टू दी कॉन्स्ट्रेंट्स। अब सब्जेक्ट टू दी कॉन्स्ट्रेंट्स में क्या है, a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a1n xn इज इक्वल टू b1। ठीक है, इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट a21 x2 प्लस a22 x2, ठीक है, इस तरह से आपका जाएगा a2n xn इज इक्वल टू b2। आपके पास कितनी भी, ये आपके पास कॉन्स्टेंट्स हैं, ये कॉन्स्टेंट्स में यहाँ इक्वल साइन नहीं होगा, इधर इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, दो साइन हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैक्सिमाइज, ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, और दिस इज जो ये मेरे पास है वो कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, x1 x2 जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको हम डिसीजन वेरिएबल्स बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, डिसीजन वेरिएबल्स। ठीक है, वो सारे मेरे पास डिसीजन वेरिएबल्स हैं। इनिशियल टेबल आपको बनाना आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन पता होना चाहिए, ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, मैंने अभी आपको बताया, दिस इज ये मेरे कॉन्स्टेंट्स हैं, ये मेरे डिसीजन वेरिएबल हैं x1 x2 x3, और तीसरी नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स क्या हैं कि आपके पास जितने भी डिसीजन वेरिएबल होंगे x1 x2 x3 वो सब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको इनिशियल टेबल बताऊंगी, सिंप्लेक्स टेबल का इनिशियल टेबल कैसा होगा। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले इसमें थोड़ा सा ये प्रोसीजर लंबा है, क्योंकि पहले एक टेबल बनेगा, फिर दूसरा टेबल बनेगा, फिर तीसरा टेबल बनेगा, तो आपने देखना है पहला इनिशियल टेबल किस फॉर्म में होगा। ठीक है, तो जो पहला इनिशियल टेबल होगा मेरा वो इस फॉर्म में होगा कि सबसे पहले आपको cj, जो ये कोस्ट वेरिएबल थी cj, यानी कि आपके पास यहाँ पे c1 c2 अप टू cn, वो हमने पता होने चाहिए। फिर आपके पास जे लिया मैंने, ये सब्सक्रिप्ट cj, ठीक है, उसके बाद आपके पास cb जो एसोसिएटेड कोस्ट है उनके साथ, बेसिक वेरिएबल। ठीक है, मैं अभी आपको एक एक करके सारी टर्म्स बताऊंगी, अगर आपको पहला इनिशियल टेबल समझ में आएगा तभी से बेसिक वेरिएबल। देन है आपके पास सॉल्यूशन वेरिएबल। ठीक है, फिर यहाँ पे आपके पास आ जाएगी कोफिशिएंट मैट्रिक्स, क्या आ जाएगी, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। देन आई एम हैविंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फिर है मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फिर है मेरे पास मिनिमम रेशो, फिर मेरे पास क्या है, मिनिमम रेशो। ठीक है, अब आप देखो सबसे पहले आपके पास सॉल्यूशन वेरिएबल कौन से हैं, ये सॉल्यूशन वेरिएबल हैं b1 b2 b3। ठीक है, यहाँ पर ये वेरिएबल्स आएंगे आपके पास b1 b2, मान लो ये मेरे bm तक हैं।
कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होगी मेरी, जो मैंने अभी आपके पास ये जो आपके पास B1 B2 ये हमने देखे थे ना, B1 B2 ये जो आपके पास राइट साइड पे आएंगे ये B1 B2 है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स कौन सी होगी, ये A11 A12 A1 A21 A2 ये सारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स कौन सी होगी, जितने भी आपके पास आएंगे A11 से लेके A12 से लेके मान लो A1n तक। ठीक है, इसी तरह से दूसरा फिर आपके पास A21 है ना, A21 से लेके A22 से लेके A2n लाइक दिस। ठीक है, ये आपके पास सारी आ जाएगी। यहाँ पर AM1 AM2 AN1 सॉरी AN n है ना, ये n है और ये मेरे m वेरिएबल हैं, तो ये यहाँ तक ANM तक जाएगी। ठीक है, ये अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे आएगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता है कि पहला 1 रहता है, बाकी सारे 0, फिर दूसरे नंबर पे 1 रहता है, यही चलती है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पर सारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स चलेगी। ठीक है, बेसिक वेरिएबल्स क्या होंगे वो अभी मैं आपको बताऊंगी कि बेसिक वेरिएबल्स क्या हैं और उनके साथ जो एसोसिएटेड कॉस्ट होगी। एसोसिएटेड कॉस्ट कैसे, जैसे ये तो आपके पास डिसीजन वेरिएबल है ना, x1 x2 x3, ये मैंने अभी आपको बताया कि x1 x2 x3 मेरे क्या हैं, डिसीजन वेरिएबल्स हैं। ठीक है, बेसिक वेरिएबल्स क्या होते हैं वो अभी आपको बताऊंगी कि बेसिक वेरिएबल्स क्या हैं। ठीक है, बेसिक वेरिएबल अभी आप यहाँ पे मानो इस टेबल को समझने के लिए S1 S2 S3 अप टू SM और उसके साथ एसोसिएटेड कॉस्ट शुरू में सारी 0 होती है, शुरू में सारी 0 होती है। अभी आपको क्लियर करती हूँ बेसिक वेरिएबल्स क्या हैं। ठीक है, यहाँ पे हम मिनिमम रेशो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इनिशियल टेबल मेरा ऐसा दिखाई देगा जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉस्ट कैलकुलेट करूँगी ZJ मेरी कैसे आएगी, समेशन जो मेरे पास CBI होगा, ये जो मेरे पास CBI है इंटू AIJ होगा, CBI इंटू AIJ ये कैलकुलेट करूँगी। ठीक है, फिर यहाँ पर जो एसोसिएटेड मेरी कॉस्ट आएगी मतलब Z की, इनिशियल तो ये 0 0 ही होगी, फिर यहाँ पे मैं Z कैलकुलेट कर लूँगी, जो मेरे पास समेशन आपके पास क्या आ जाएगा, CB इंटू XB। ठीक है, ये मैं आपको इस टेबल की फॉर्म बता रही हूँ। ठीक है, ये टेबल आप ऐसे ही रखो, ये ऐसे। ठीक है, ये देखो ये ZJ और ये मतलब आपके पास ZJ आएगा इधर और ये सारा और यहाँ पर ये Z आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट निकालूंगी CJ माइनस ZJ, जिसको हम बोलते हैं नेट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, CJ माइनस ZJ। ठीक है, CJ माइनस ZJ जब मेरी निकलेगी तो फिर मैं उसका यहाँ पर कॉस्ट निकाल लूँगी सारी और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप चलेगा। तो पहला टेबल आपने मैथमेटिकल मीन्स ये जो आपके पास LPP की फॉर्म आएगी ना मैथमेटिकल, उसका आप फर्स्ट इनिशियल टेबल इस तरह से बनाओगे। फर्स्ट इनिशियल टेबल जो है वो आपका इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, वो कैसे बनेगा वो अभी मैं आपको बताऊंगी। इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, जो मैंने आपको PDF भेजी है उसमें स्टेप बाय स्टेप सिंप्लेक्स मेथड बताया हुआ है कि पहला स्टेप क्या करना है, दूसरा स्टेप क्या करना है, तीसरा क्या करना है, चौथा क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको जो है 2 बातें क्लियर करनी होंगी अपने उस मन में कि मैंने जो सबसे पहले जो आपको डिसीजन वेरिएबल क्या है, डिसीजन वेरिएबल समझ में आ गया। डिसीजन वेरिएबल क्या है, जो हम ले रहे हैं x1 x2 x3 है या XYZ है, जो ये डिसीजन वेरिएबल है। बेसिक वेरिएबल अभी मैंने बोला S1 S2 S3 है। ठीक है, वो हम बताएंगे। इनके साथ एसोसिएटेड जो कॉस्ट है वो C है, कॉस्ट एसोसिएटेड है ना C1, जैसे मैं कहती हूँ 3x1 + 2x2, तो ये 3 और 2 क्या है, ये C1 C2 है। ठीक है, ये कॉस्ट एसोसिएटेड है। अब बात ये है कि S1 S2 क्या है। देखो, जब भी अब हम बात करते हैं, अभी हमने कहा कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि कॉन्स्टेंट्स हैं, लिमिटेशंस हैं, तो हमेशा जब हम LPP को फॉर्म करेंगे या यहाँ पर ये ग्रेटर देन साइन आएगा या ये हमारे पास लेस देन साइन आएगा। तो ग्रेटर देन साइन को क्या बोलते हैं और लेस देन साइन को क्या बोलते हैं। देखो, जब मेरे पास हमेशा याद रखो कि जब मेरे पास लेस देन साइन है, यहाँ पे यहाँ चलो पहले ग्रेटर देन साइन है, तो यानी कि ये चीज़ बड़ी है इससे, तो मुझे यहाँ पे सॉल्व करने के लिए इक्वल साइन चाहिए, है ना, इक्वल साइन चाहिए। इक्वल क्या होगा कि कुछ ना कुछ मैं इसमें से घटाऊं ताकि ये राइट साइड के इक्वल बन जाए।
कुछ ना कुछ मैं लेफ्ट साइड में से माइनस करूं ताकि ये लेफ्ट राइट साइड के इक्वल बन जाए। तो मैं यहाँ पे कुछ माइनस करने के लिए एक वेरिएबल ऐड करती हूँ, ठीक है। इनको बोलते हैं हम बेसिक वेरिएबल्स। और जो वेरिएबल्स ऐड किए जाते हैं इन इक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए उन्हें बोलते हैं, जो हम यहाँ पे कहते हैं कि हमने कुछ ना कुछ इसमें मतलब आपने उसमें कुछ ना कुछ जो है उसमें माइनस किया है, उसको बोलते हैं सरप्लस वेरिएबल। क्या बोलते हैं? सरप्लस वेरिएबल। सरप्लस वेरिएबल। और अगर मेरा लेस देन इक्वल टू साइन है तो इसका मतलब ये लेफ्ट साइड कुछ ना कुछ कम है अपनी राइट साइड से, तो मैं लेफ्ट साइड पे ऐड करती हूँ वो वेरिएबल, ठीक है, ताकि उसको इक्वालिटी बनाने के लिए। ओके, तो जो ऐड किया जाता है लेफ्ट साइड पे उसको बोलते हैं स्लैक वेरिएबल। उसको क्या बोलते हैं? स्लैक वेरिएबल। तो आपको सरप्लस वेरिएबल और आपको स्लैक वेरिएबल इनका पता होना चाहिए कि सरप्लस वेरिएबल किसे कहते हैं और स्लैक वेरिएबल किसे कहते हैं। इन इक्वालिटीज़ को, जो एक्सप्रेशन हमारे पास होते हैं लेफ्ट साइड में कुछ है और फिर हमारे पास राइट साइड पे कुछ है, इसे इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए लेफ्ट साइड में हम कुछ माइनस करते हैं तो उसको बोलते हैं सरप्लस वेरिएबल। और जब हम किसी आप कह लो कि आपके पास जो एक्सप्रेशन है इनइक्वालिटी है वो लेस देन इक्वल टू साइन है, तो मैं यहाँ पर कुछ ऐड करती हूँ इसको इक्वालिटी बनाने के लिए, उसको बोलते हैं स्लैक वेरिएबल। तो इसकी डेफिनेशन भी आती है। स्लैक वेरिएबल्स क्या हैं? इनइक्वालिटी से इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए जब हम एक्सप्रेशन में ऐड करते हैं उसको स्लैक वेरिएबल बोलते हैं। इनइक्वालिटी से इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए जब हम कुछ लेफ्ट साइड में माइनस करते हैं उसे सरप्लस वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। तो स्लैक वेरिएबल, सरप्लस वेरिएबल, और ये S1 S2 क्या है? ये जो मैंने अभी आपको बताया ये बेसिक वेरिएबल हैं, ठीक है। और इनका क्योंकि शुरू में आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोई रोल नहीं है, आपने तो ऐड किया है उन्हें, तो उसके साथ जो एसोसिएटेड कॉस्ट होती है वो ज़ीरो है, वो एसोसिएटेड कॉस्ट ज़ीरो है। यानी कि जब हम कोई भी वेरिएबल, कोई भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन लेंगे, जैसे मेरे पास z इज इक्वल टू कोई भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना, अभी यही ले लो आप, ये अभी मैंने किया c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस cn xn। अब इसमें बाकी वेरिएबल भी ऐड होंगे, ये तो डिसीजन वेरिएबल्स थे। अब इसमें अगर मैं बेसिक भी ऐड करूँगी तो उनका कंट्रीब्यूशन जीरो होगा। मतलब मान लो मैं कहना चाह रही हूँ मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 5x2, दो वेरिएबल हैं तो, और दो S1 S2 मैंने इक्वालिटी बनाने के लिए लिए, तो वो जो S1 S2 मैं ले रही हूँ वो उनके साथ ज़ीरो लगेगा, उनके साथ ज़ीरो लगेगा क्योंकि उनका कोई कंट्रीब्यूशन फिलहाल ऑब्जेक्टिव फंक्शन में नहीं है, तो ये उसकी एसोसिएटेड कॉस्ट है ज़ीरो। बेसिक के साथ एसोसिएटेड कॉस्ट CB 0 0 0 है और ये बेसिक वेरिएबल है S1 S2 S3, ये हमने इसका एक्सप्रेशन बनाया है, ठीक है। अब आपको मैं एक न्यूमेरिकल से पूरा ये सॉल्व करके दिखाऊंगी कि किस तरह से हमने स्लैक वेरिएबल, सरप्लस वेरिएबल, डिसीजन वेरिएबल्स, बेसिक वेरिएबल्स को यूज़ करके अपना एक सिंप्लेक्स टेबल बनाना है और उसे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको बताऊंगी क्योंकि अदरवाइज ये वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है, फिर अपलोडिंग में दिक्कत आती है। इस वीडियो में सिर्फ आपने ये समझना है कि सिंप्लेक्स मेथड से LPP को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है, जिसमें एक इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल बनता है जिसकी फॉर्म जो है वो इस तरह से आती है जो ये मैंने आपको बना के बताई है। इसमें CJ क्या है, बेसिक वेरिएबल्स क्या है, सॉल्यूशन वेरिएबल क्या है, ये सॉल्यूशन वेरिएबल है, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, ये मिनिमम, ये आपने देखना है। अब आपको न्यूमेरिकल की हेल्प से मैं बताऊंगी किस तरह से स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करना है, और जो PDF मैंने भेजी थी उस PDF से आप इसको करके देखेंगे एक एक न्यूमेरिकल को, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए कि कैसे सिंप्लेक्स मेथड को फॉलो करके देखो। अगर आपको सिंप्लेक्स नहीं समझ आएगा तो आपको बाकी मेथड्स भी समझ नहीं आएंगे, ये बात याद रखना। तो सिंप्लेक्स से सॉल्व करने के लिए इस मेथड को आपने ध्यान से करना है, ठीक है।